तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किसके विषय में पढ़ते हैं। हमने बात की थी कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी तथा एनर्जी इंटरेक्शन की बात करते हैं और एनर्जी के रूप में हमारे पास दो लोग मौजूद थे। एक को हम लोगों ने heat कहा और दूसरे को हम लोगों ने वर्क कहा। ठीक है। दूसरा, ये जो एनर्जी इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन हमेशा इंटरेक्शन के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पर एनर्जी का इंटरेक्शन दो लोगों के बीच में होता है और वो दो लोग हैं, पहले हैं सिस्टम और दूसरे हैं सराउंडिंग। अर्थात यहाँ पर एनर्जी का इंटरेक्शन सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच में। एक अदर इंपॉर्टेंट चीज थी कि इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, इस पूरे थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ दो ही लोग मौजूद हैं। क्या क्या? सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी यदि हम पूरे यूनिवर्स को देखें तो इस पूरे यूनिवर्स में या तो सिस्टम है या फिर सराउंडिंग। अगर हमने इस पेन को अपना सिस्टम मान लिया तो इस पेन के अलावे जो चीज भी है यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में, वो सब कुछ हमारे लिए क्या बन जाएगा? एकदम इस बात को मन में ध्यान रखना है कि सिर्फ दो ही लोग मौजूद हैं, या तो सिस्टम है या फिर सराउंडिंग। इसके बाद हम लोगों ने सिस्टम को समझा कि सिस्टम क्या है। हमने देखा कि किसी भी चीज को जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं या जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, उस प्रत्येक चीज को हम क्या कह सकते हैं? अपना सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हमने बात की, ये जो इस सब्जेक्ट के हिसाब से कर देंगे, ये तो जनरल बात है कि हर वो चीज जिसकी हम स्टडी करना चाहें, जिसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित हो, जिसे हम समझना चाहें, वो हमारे लिए क्या है? सिस्टम। लेकिन इस सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो हमने लाइन कहा था क्वांटिटी ऑफ मैटर, और मैटर के रूप में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। a quantity of matter of fixed mass, जिसका मास क्या हो? फिक्स हो। यहाँ फिर रीजन फिक्स हो। रीजन का मतलब वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? क्या क्या हो गई? a quantity of matter। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मास। और मैटर का मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। यानी मान लिया हमने गैस की कुछ जिसका मास क्या हो? फिक्स मास, या फिर जिसका वॉल्यूम क्या हो? फिक्स। बात समझ में आ रही है? उसे ही हम अपना क्या मानेंगे? सिस्टम मानेंगे। अ क्वांटिटी ऑफ मैटर हैविंग फिक्स मास और फिक्स वॉल्यूम, इसे ही हम क्या कहते हैं? हमारा सिस्टम। अब यहाँ में जो दो वर्ड है वो यूज हुआ है ना, एक है फिक्स मास और दूसरा है फिक्स वॉल्यूम। ये जो फिक्स मास है, आगे चल के हमने देखा कि सिस्टम को हम तीन भाग में हम लोगों ने बांटा। एक को हमने कहा ओपन सिस्टम, दूसरे को हमने कहा क्लोज सिस्टम और तीसरे को हमने नाम दिया आइसोलेटेड। क्लियर है? और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ सिस्टम का, ये किसके ऊपर बेस्ड था? इसके ऊपर बेस्ड था, दो लोगों के ऊपर, मास और एनर्जी। मास और यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता था, आदान प्रदान होता था, तो उसे हम लोगों ने ओपन सिस्टम माना। यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन हो, मास का इंटरेक्शन संभव, तो इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? क्लोज सिस्टम। और तीसरा हमारा आइसोलेटेड था, जिसमें ना तो मास का इंटरेक्शन हो और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन हो, इसे हम लोगों ने नाम दिया। और हमने देखा था कि आइसोलेटेड का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा यूनिवर्स था। इस पूरे ब्रह्मांड को ही हमने क्या मान लिया? सिस्टम। और ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, ना तो मास जा सकता है और ना ही एनर्जी जा सकती है, और ना ही बाहर से कुछ अंदर आ सकता है।
तो यूनिवर्स इसका एग्जांपल हो गया था हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये जो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम है इसी में छुपा हुआ है, ध्यान से समझे। अभी हमने कहा कि क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ फिक्स मास, जिसका मास क्या हो या फिर जिसका वॉल्यूम क्या हो। अब फिक्स मास सिस्टम को समझें, जिसका क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ फिक्स मास फिक्स हो जाना। मास इसमें फिक्स होता है क्लोज सिस्टम में। अगर सिस्टम क्लोज है तो बाहर से या अंदर से कोई इंटरेक्शन मास का होगा क्या? नहीं होगा। यानी अगर मास 10 ग्राम एयर है तो मास हमेशा क्या रहेगा? 10 ग्राम एयर ही रहेगा। इसको बोलेंगे मास। बात समझ में आ गई? और फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम किसको बोलेंगे हम लोग? ओपन सिस्टम। पिछले क्लास में स्टूडेंट ने पूछा था सर कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? ये जो फिक्स वॉल्यूम सिस्टम है ना, इसी फिक्स वॉल्यूम को हम क्या कह देते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम। वॉल्यूम व्हिच इज अंडर कंट्रोल, जिसमें कोई चेंज ना हो। जैसे ये कमरा, इसको हम मानेंगे ओपन सिस्टम, ठीक ना। इस कमरे का ये जो भी बाउंड्री है वो क्या है? फिक्स है। अगर मैं इस दरवाजे को बंद कर दूं तो खिड़की से कोई हवा अंदर नहीं आ पाएगी। अगर एक तरफ का सारा दरवाजा क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए तो घर से कोई भी मास अंदर, लेकिन अगर खोल दिया जाए तो कुछ मास अंदर आएगा और कुछ मास, जितना आएगा उतना ही क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो इस देखिए कमरे का क्या चीज फिक्स है? आयतन। इस कमरे में अगर 10 क्यूबिक मीटर आपका जो वॉल्यूम है उतनी एयर है, वो एयर हमेशा क्या रहेगी? यानी वॉल्यूम क्या है? और वॉल्यूम को फिक्स है क्योंकि ये दीवार क्या है? ये बाउंड्री क्या है? फिक्स है। इस कमरे की दीवार फिक्स है, इस कमरे का आयतन भी क्या है? फिक्स। ठीक ना। तो फिक्स वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं? फिक्स वॉल्यूम सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कह देते हैं या फिर कंट्रोल वॉल्यूम कह देते हैं। क्योंकि ये वॉल्यूम हमेशा क्या है? कंट्रोल में है, इसमें कोई बदलाव नहीं। और फिक्स मास का मतलब क्या है? इसका मास क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। ऐसे कब होगा? जब सिस्टम क्या हो? क्लोज हो। अगर सिस्टम क्लोज होगा तो हमने बात की कि कौन सा सिस्टम क्लोज होता है? इसमें सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन हो, मास का इंटरेक्शन संभव, यानी मास का आदान प्रदान संभव ना हो। तो यदि सिस्टम के अंदर 10 ग्राम मास है तो हमेशा मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, क्योंकि मास का कोई आदान प्रदान संभव नहीं है। यहां से क्लियर है? फिक्स मास सिस्टम और फिक्स वॉल्यूम सिस्टम। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक इंजीनियरिंग सिस्टम, जिसमें हमने बात की थी आईसी इंजन की। और आईसी इंजन के अंदर भी हम लोगों ने बात की थी किसकी? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, ठीक ना। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात, ठीक ना। जिसके अंदर हमने बताया था 4 स्ट्रोक का मतलब है ये जो 4 स्ट्रोक है इनका नाम था सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। ये 4 स्ट्रोक। और स्ट्रोक हमने किसका नाम दिया था भाई? स्ट्रोक था पिस्टन का मूवमेंट सिलेंडर के भीतर कहां से कहां तक? टीडीसी टू टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच जो पिस्टन का मोशन हो रहा था, इसे ही हमने नाम क्या दिया था? स्ट्रोक। वन स्ट्रोक। क्लियर है? हमने देखा था कि पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। बेसिकली हमारा मकसद सिस्टम को समझना था, बेसिक इंजीनियरिंग सिस्टम दैट इज इंजन। और इंजन के अंदर हमने एक एग्जांपल लिया था 4 स्ट्रोक पेट्रोल। हमने देखा था कि वहां 2 वाल्व भी थे, इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट। क्लियर है? सबसे पहले इंजन के अंदर हवा आई थी, हवा नहीं आई थी क्योंकि पेट्रोल इंजन की बात हो रही थी ना, तो चार्ज अंदर आया था, याद है? चार्ज हमने किसको बोला था? हवा और पेट्रोल के चार्ज। सक्शन के दौरान ये अंदर आया और कंप्रेशन के दौरान दोनों वाल्व क्या हो गए? बंद हो गए। और नीचे से ऊपर कंप्रेशन। और ये काम कौन करता था भाई? फ्लाईव्हील। याद है? फ्लाईव्हील के बारे में बताया था। फ्लाईव्हील इस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता था और इसी की मदद से वो दोबारा कंप्रेशन। थर्ड, तीसरे समय में क्या होता था? थर्ड स्ट्रोक में
पावर स्ट्रोक, जब पिस्टन फिर से टीडीसी पहुंचता था तभी स्पार्क प्लग एक स्पार्क क्रिएट करता था, ठीक है ना। और उसके बाद वहां ब्लास्टिंग होती थी जिसके कारण पिस्टन को बहुत ताकत से धक्का दिया जाता था और पिस्टन टीडीसी से भाग के कहाँ आता था, इसी दौरान हमें क्या मिलती थी, पावर मिलती थी, इसके लिए इसका नाम पावर स्ट्रोक। जिस पावर का हमको उपयोग करना था हमने कर लिया, और जो अतिरिक्त पावर था वो फिर किसने अपने अंदर ले लिया, फ्लाई व्हील ने अपने अंदर ले लिया। और फ्लाई व्हील ने इस एनर्जी को लेकर अपनी स्पीड को क्या कर ली, बढ़ा ली। फिर चौथे स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक के बाद जो अंदर धुआं बचा हुआ है उसको फिर पिस्टन कहां से कहां आता है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे आता है, और जो भी बचा हुआ धुआं है फंसता जाता है। ये इस तरह से हमारी आईसी इंजन काम करती है, पेट्रोल इंजन जो है हमारा वो काम करता है। ये सभी चीजों के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा, ठीक ना। इसका कंप्लीट वीडियो जो डिटेल में है, स्पेशली जो आईसी इंजन वाला हिस्सा है वो आप वीडियो में देखिए तो आपको हर एक चीज स्टेप क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसके आगे हम लोग आज डिस्कस, क्लियर है। चलो, सिस्टम को जानने के बाद अगला जो टर्म है वो है सराउंडिंग। सिस्टम के बाद हम लोग क्या जानना है, सराउंडिंग एंड पावर। सराउंडिंग, सराउंडिंग को हम कहते हैं परिवेश, हिंदी में क्या कहते हैं, सिस्टम को हम निकाय या तंत्र कहते हैं, ठीक है। हिंदी में जो लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे हिंदी में पढ़े, अपनी भी पूरी भाषा हिंदी में रखें, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है ना उन्हें किसमें सीखे, इंग्लिश में सीखे। एग्जाम में लिखते समय आप सिस्टम को बिल्कुल हिंदी में लिखें। सिस्टम वो है जिसपे हमारा ध्यान क्या है, केंद्रित है, और जिसकी स्टडी हम करना चाहते हैं वो हमारा सिस्टम क्या है, क्वांटिटी ऑफ, मात्रा है किसकी, ठोस, द्रव और गैस। ये हिंदी में लिखे, कोई समस्या नहीं है। भाषा, नॉलेज के लिए भाषा कभी बाधा नहीं देती, लेकिन जो भी टेक्निकल इंजीनियरिंग के टर्म है उनको सिर्फ किसमें जाने, इंग्लिश में जाने। अपनी भाषा, लिखने की भाषा के लिए क्या रखें, हिंदी रखें, तो उसमें कहीं समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निकल टर्म इंग्लिश में सीखेंगे तो कल जब आप जॉब के लिए कहीं बाहर जाएंगे तो वहां आप दूसरों के साथ आसानी से बात कर पाए, क्योंकि लगभग स्टेट में जो डिप्लोमा का कोर्स होता है वो इंग्लिश में होता है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में किसमें है, हिंदी में, मध्य प्रदेश में, ठीक ना। तो इसीलिए हमें हिंदी के साथ साथ जो टेक्निकल टर्म है उनको किसमें जानना चाहिए, इंग्लिश में जानना चाहिए। लेकिन लिखने के लिए आप जब अपना नोट बनाए तो बिल्कुल हिंदी में लिखें, कुछ हाँ, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में, लेकिन जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है सब कुछ हिंदी में लिखें, सिवाय टेक्निकल टर्म के। टेक्निकल टर्म सबको इंग्लिश में। और अगर समस्या होती है तो बगल में उस पे, जैसे कि मैंने सिस्टम कहा, बगल में थोड़ा सा लिख लें निकाय, सराउंडिंग लिखा, बगल में लिख लें परिवेश। बात समझ में आ रही है, ऐसे करके पढ़ेंगे तो कहीं समस्या नहीं आएगी, भाषा कभी बाधा नहीं बनती, ठीक है। सराउंडिंग, सराउंडिंग हमने बात की, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में चूंकि दो ही लोग हैं, सिस्टम है और तो अगर एक सिलेंडर के अंदर वो कपड़ा था दीजिए, एक कपड़ा मैंने भेजा था वो साफ करने के लिए, वो दीजिए, वो इससे दूसरा को साफ ना कीजिए, सिर्फ व्हाइट बोर्ड के लिए मैंने रखा है, उसे पेन साफ करने के लिए नहीं लाया हूँ। एक सिलेंडर और ये क्या है, और इसके अंदर कोई गैस है, वो क्या है, एयर। हवा, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के भीतर क्या है, हवा। अगर इस हवा को हम अपना क्या मानते, सिस्टम मान, है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो गैस भी क्या है, मैटर है।
और उसकी इस मात्रा को हमने क्या मान लिया, सिस्टम। इस गैस को छोड़कर चारों तरफ जो भी है वो क्या कहलाएगा। तो बहुत आसान भाषा में हम कह सकते हैं, अगर देन सिस्टम को छोड़कर बाकी सभी कुछ क्या कहलाता है, सराउंडिंग है। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में दो ही लोग मौजूद हैं, या तो सिस्टम है या फिर सराउंडिंग। तो सिस्टम को छोड़कर जो कुछ भी बचा वो क्या कहलाएगा, अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। क्लियर है। सराउंडिंग के साथ हमें एक चीज और भी जानना है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, बाउंड्री। क्या कहते हैं, कॉलेज की भी बाउंड्री है। बाउंड्री क्यों बनाया गया, ताकि कॉलेज को शहर से क्या किया जा सके, अलग किया। वैसे ही जो बाउंड्री थर्मोडायनेमिक्स में है, ये एक रियल या इमेजिनरी सरफेस या लाइन हो सकता है। सरफेस भी हो सकता है या फिर लाइन भी हो सकता है। ध्यान दें, रियल यानी वास्तविक, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, ठीक ना। रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक होता है ना, रियल का मतलब वास्तविक। तो बाउंड्री एक रियल या इमेजिनरी सरफेस है या फिर एक लाइन है जो किसको किससे अलग करता है, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है। हर वो चीज, ये कोई जरूरी नहीं कि वो सरफेस ही हो, हर वो चीज जो सिस्टम को किससे अलग कर दे, सराउंडिंग से अलग कर दे, उस प्रत्येक चीज को हम क्या कह सकते हैं, बाउंड्री। बात समझ में आ रही है। ये सरफेस भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, यह वास्तविक भी हो सकता है, और हम सब इसकी क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। हमने मान लिया कि लाइन यहाँ, तो हर उस चीज को जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करे, अलग करे, उस प्रत्येक चीज को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री है। ये बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। पावर शिफ्ट के दौरान अगर हम मान लें कि ये हमारा क्या है, डीडीसी, और ये हमारा है बीडीसी। पावर स्ट्रोक के दौरान जब कंबशन होता है तो पिस्टन को धक्का दिया जाता है, गैस एक्सपैंड होती है, फैलती है। तो क्या इस सिलेंडर अपनी जगह से हटता है क्या, नहीं। ये भी क्या रहता है, फिक्स। ये भी फिक्स, ये भी, बट ये पिस्टन ऊपर से भाग रहा था, ये बाउंड्री हुई। से क्या करेंगे, मूवेबल बाउंड्री। जबकि सिलेंडर अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है, तो ये बाउंड्री क्या होगी, फिक्स बाउंड्री, और ये सिस्टम है, ये क्या हुआ, मूवेबल बाउंड्री। अब क्लियर है। अंदर का जो एयर है यही हमारा क्या था, सिस्टम, और उसको बाहर से अलग कौन कर रहा है, सिलेंडर ही तो अलग कर रहा है, ये पिस्टन ही तो अलग कर रहा है। तो ये सिलेंडर और ये पिस्टन, ये क्या हो गए हमारे, बाउंड्री हो गए, और वो चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करे, अलग करे। बात समझ में आ रही है। तो बाउंड्री हमारी फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी, ये रियल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये रियल बाउंड्री है, वास्तविकता में है ना, कहीं कहीं पे मान लीजिए इमेजिनरी बाउंड्री को समझिए। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जिनकी बाउंड्री नहीं बनी होती। गांव में कुछ स्कूल होते हैं जिनकी अपनी कोई बाउंड्री नहीं होती है, ठीक ना। तो ये पूरा गांव था और इसमें ये छोटा सा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं कि एक इमेजिनरी, चूंकि हमें सिर्फ स्कूल के बारे में जानना है, तो हम क्या करते हैं, एक दायरा बना लिया कि ये क्या है हमारा, एक कल्पना कर लिया साथ में कि ये चीज हमारी किसकी बाउंड्री है, स्कूल की बाउंड्री। क्योंकि हमारा मकसद गांव की स्टडी करना नहीं है, सिर्फ किसके बारे में जानना है, स्कूल के बारे में। क्लियर है। तो हम अपने दिमाग से कल्पना करके इतनी जमीन के अंदर क्या है हमारा, स्कूल बना हुआ है। तो वो जो बाउंड्री जो हमारे दिमाग में जो वास्तविकता में दिख नहीं रही, जिसकी हमने सिर्फ क्या की है, कल्पना की, वो भी क्या है, बाउंड्री। क्यों, उसने
स्कूल हमारा हो गया सिस्टम और पूरा गांव क्या हो गया सराउंडिंग। उसने सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्लियर है? सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और बाउंड्री क्या, और बाउंड्री के अंदर रियल बाउंड्री क्या होती है, इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, फिक्स बाउंड्री क्या होती है, और मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री का मतलब जो बाउंड्री क्या कर सके, अपनी पोजीशन चेंज कर सके, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, मूवेबल बाउंड्री। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका टॉपिक जो आपको समझना है उसे हम लोग कहते हैं स्टेट। क्या देखना हम लोगों को, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, स्थिति। स्टेट का मतलब क्या है, अवस्था है, स्थिति है। ठीक है, स्टेट को समझने के लिए सिस्टम लेते हैं। ये एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। यहां पर मैं एक बिंदु लेता हूं, ठीक है, ये है आपका x1 और ये है आपका y। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 है, और इसी सिस्टम में एक दूसरा बिंदु है, इसका हमने नाम दे दिया a, और इसका हमने नाम दे दिया, ये है आपका और ये है आपका, क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1। ठीक है, आइए समझते हैं स्टेट, अवस्था। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट ए की स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, स्टेट क्या है, आप क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेट बताएंगे। ए किस अवस्था में है, x1 और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है और y। वैसे ही बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए, किसी बिंदु बिंदु ए की स्थिति बताने के लिए आपने इसका प्रयोग किया, इसका कोऑर्डिनेट्स का x1 y1 और x2 y2 को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। बिंदु ए का कोऑर्डिनेट और बिंदु बी का, तो ए और बी ये क्या है, अवस्था है, स्थिति है। ठीक ना, ए और बी क्या है, अवस्था है, स्थिति है, स्टेट है। ठीक ना, और इसके स्टेट को बताने वाला कौन है, कोऑर्डिनेट। इसके स्टेट को ए कहां पर है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के भीतर ए की स्थिति क्या है, ये किसकी मदद से आपने बताई, कोऑर्डिनेट x1 y1 क्या है, x1 y1 x2 y2, ये सारे क्या है, r क्या है भाई, कोऑर्डिनेट। इन्हीं की मदद से आप ए और बी की पोजीशन को दिखा पाते हैं, ए कहां है और बी कहां। ए की जो स्थिति है ना, इसी को ए का स्टेट कहा जाता है, ए का क्या कहा जाएगा, स्टेट कहा जाएगा, और बी की जो स्थिति है वही बी का क्या कहलाएगा, स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था, स्थिति, पोजीशन, हमारी पोजीशन क्या है। और इस स्टेट को किसकी मदद से दिखाया गया है, कोऑर्डिनेट। स्टेट को
स्टेट को किसकी मदद से दिखाया जाता है? कोऑर्डिनेट्स की मदद से दिखाया जाता है। बात समझ में आ रही है? ये सामान्य मैथमेटिक्स में हमने सीखा है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में सीखें कि थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट का मतलब क्या है। अच्छा, जब हम थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टेट की बात करेंगे, स्थिति की बात करेंगे, तो किसकी बात करेंगे? सिस्टम की स्थिति की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरे थर्मोडायनेमिक्स में दो ही लोग तो मौजूद हैं, सिस्टम एंड। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में हम किसके स्टेट की बात करने वाले हैं? सिस्टम की स्टेट की बात करने वाले हैं। सिस्टम की स्थिति क्या है, सिस्टम की अवस्था क्या है, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? और सिस्टम को हमने पहले ही समझा, अ क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ फिक्स मास और फिक्स, उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम। ठीक है? और थर्मोडायनेमिक्स में इसी चीज को लेके आ, सबसे पहले हम अपना सिस्टम मान लेते हैं। तो एक सिलेंडर के अंदर एक गैस को ले लेते हैं, ये पिस्टन है, ठीक है, और इसके अंदर कोई गैस है जिसका प्रेशर कितना है? P1 और टेम्परेचर कितना है? क्लियर है? सिस्टम हो गया गैस, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ फिक्स मास, मास फिक्स है उसका, क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए सिस्टम नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बट मास क्या है? कोई कोई वाल्व लगा हुआ, मास में क्या है? अब कुछ समय के बाद ये पिस्टन यहां से कहां जाता है? नीचे। ये है पोजीशन 1 और ये है पोजीशन। कुछ समय के बाद पिस्टन कहां से कहां पहुंच जाता है? इस पोजीशन में पहुंच जाता है। ठीक है? तो यहां पर जब ये पिस्टन यहां से यहां आएगा तो आयतन बढ़ गया, सिलेंडर का आयतन क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। जब भी आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। दाब क्या होगा? घटेगा। और टेम्परेचर भी क्या होगा? तो यहाँ पर पॉइंट 2 पर जो गैस का कंडीशन है वो कितना है? प्रेशर घट गया, टेम्परेचर भी घट गया, क्या हो गया? क्लियर है? अब इसको हम डायग्राम पे लेते हैं। y को y एक्सिस फ्रॉम एक्सिस एक्स से रिप्लेस कर दिया प्रेशर, और x को रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम। क्लियर है? अब यहां पर एक पोजीशन है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड, यहां पे है। अब 1 की कोऑर्डिनेट क्या है? P1 एंड, और यहां पर है, यहां का कोऑर्डिनेट क्या है? P2 एंड, ठीक है? आप कहेंगे सर कुछ गड़बड़ लग रहा है, लग रहा है गड़बड़ क्या भाई? एक्स एक्सिस पे v का कोऑर्डिनेट, हाँ यहाँ पर तो हम लोगों ने एजम्पशन किया है, उसमें थोड़ा सा मिसमैच दिख रहा है। ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ध्यान दे, P और V, और यहाँ पर हमने T1 और T है, तो इसको सही करने के लिए हम T1 की जगह क्या लेते हैं? V1 और T2 की जगह क्या लेते हैं? अब कहीं समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे कॉर्डिनेट में प्रेशर एंड वॉल्यूम थे, कॉर्डिनेट में प्रेशर और वॉल्यूम, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी की क्या ले रहे हैं? प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज होते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा प्रेशर वॉल्यूम यहाँ की हो जाएगा कितना? P1 है P1, और यहाँ P2 है, ठीक है? समझे थोड़ा है क्या ये गैस? यहाँ पर गैस की स्थिति क्या है? 1 है। गैस किस स्थिति में है? 1 की स्थिति में, ठीक है? और यहाँ पर इसकी अवस्था क्या है? अवस्था 1 से कहां जा रहा है? यानी स्टेट 1 से स्टेट 1 का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? P1 है। दिस इज द प्रेशर P1
एंड दिस इज V1 एंड दिस इज, इसके लिए ये हो गया ना V2 और ये हो गया, क्लियर है? तो 1 और 2 ये क्या है? अवस्था है। गैस की क्या है? 1 पर जब गैस था तो उसका प्रेशर कितना था? और वॉल्यूम कितना था? और जब ये गैस अवस्था 2 में पहुंचा तब इसका प्रेशर कितना हो गया? P2 हो गया और वॉल्यूम कितना हो गया? P2। क्लियर है? सेम कंडीशन दिख रहा है। यहां पर पॉइंट ए की स्थिति क्या थी? x1 एंड, और पॉइंट बी की स्थिति क्या थी? x2 एंड। सिमिलरली यहां पर पॉइंट 1 की स्थिति क्या है? E1 एंड V1, और पॉइंट 2 की स्थिति क्या है? E2 है। जब मैं बार बार स्थिति वर्ड यूज कर रहा हूं, अवस्था यूज कर रहा हूं, इसी स्थिति और अवस्था को हम क्या करते हैं? ठीक है। अब कोई कहे कि यहां पर गैस की अवस्था क्या है, गैस इस स्टेट में है, तो हम कहेंगे यहां पर जो गैस मौजूद है उसका प्रेशर कितना है? P1 है, और वॉल्यूम कितना है? और जो गैस यहां पर है उसकी अवस्था क्या है? उसका प्रेशर P2 है और वॉल्यूम P2। क्लियर है? मैथमेटिक्स में अवस्था बताने के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स, ठीक ना? यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर इसी कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम हो जाता है, क्या हो जाता है? प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है? मैथमेटिक्स में जिसको हम क्या कहते थे? कोऑर्डिनेट। यही कोऑर्डिनेट थर्मोडायनामिक्स में क्या बन जाती है? यहां पर एक की स्टेट को हम कोऑर्डिनेट की मदद से बता देते हैं, और थर्मोडायनामिक्स में किसी सिस्टम की स्टेट को किसकी मदद से बताएंगे? प्रॉपर्टीज की मदद से। क्लियर है? यानी कोऑर्डिनेट, ध्यान दें जो मैं लाइन बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स आर द प्रॉपर्टीज। कोऑर्डिनेट्स आर दोस प्रॉपर्टीज। कोऑर्डिनेट्स वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो किसी सिस्टम की स्थिति को दर्शाते हैं। बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट्स क्या थे? बिंदु ए और बी की अवस्था, स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, पता। वैसे ही थर्मोडायनामिक में स्टेट कौन बताएगा? प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक में सिस्टम के स्टेट को बताने का काम किसके द्वारा किया जाता है? प्रॉपर्टीज के द्वारा। यानी प्रॉपर्टीज वो कोऑर्डिनेट होते हैं जो किसी सिस्टम के स्टेट को दर्शाते हैं। क्लियर है? ये जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक। ये वो प्रॉपर्टीज होते हैं, या कह सकते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वो कोऑर्डिनेट होते हैं जो किसी सिस्टम के किसको दिखाते हैं? स्टेट को, अवस्था को, स्थिति को दर्शाते। ठीक है? यहां से चीजें क्लियर हुई। स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब है स्थिति, अवस्था, कंडीशन। सिंपल कह सकते हैं कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। क्या है नहीं? कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द अवस्था। किस कंडीशन में है? ठीक ना? अगर इस पानी को मैं गर्म कर दूं, इस पानी को मैं क्या कर दूं? गर्म कर दूं, तो उसकी स्थिति बदल जाएगी। अभी इसको कहेंगे नॉर्मल वाटर। अगर इस पानी को हम क्या मान लें? सिस्टम मान लें, तो इसकी स्थिति को क्या बताएंगे कि ये कैसा पानी है, इसकी अवस्था क्या है? नॉर्मल नहीं। लेकिन अगर इसी पानी को हम गर्म कर दें तो कहेंगे ना नाउ दिस इज हॉट वाटर। अवस्था क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। एक जगह नॉर्मल था और एक जगह क्या हो गया? अब ये इसने बताया, प्रॉपर्टीज ने बताया, और उस प्रॉपर्टी का नाम है टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? पानी ठंडा से क्या हो गया?
ये बात किसने बताई आपको? एक प्रॉपर्टी, और उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? यानी टेम्परेचर वो कोऑर्डिनेट है इस केस में जो इस पानी को दर्शा रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर अब इसको प्रॉपर्टीज का क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक। तो अगर हमें इस प्रॉपर्टीज को परिभाषित करना हो तो बहुत आसान भाषा में कहेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वो कोऑर्डिनेट होते हैं जिनकी मदद से हम किसी सिस्टम के स्टेट को दर्शाते हैं। बात समझ में आ रही है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या है? वो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से हम किसी सिस्टम की अवस्था मतलब वो क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं या फिर दर्शाते। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या है, स्टेट क्या है। क्लियर है? स्टेट की बात एक टर्म और दिया कहाँ? आप पहले लिखो, बाद में इसको आप कर दो B1 है, यही कहना चाह रहा, इसे कर दीजिए B2 है। क्लियर है? ठीक है, प्रॉपर्टीज क्लियर है, स्टेट क्लियर है। स्टेट के बाद एक टर्म आता है चेंज ऑफ स्टेट। क्या आता है? चेंज ऑफ। हमने लिखा होगा स्टेट 1 ही, और ये क्या? अगर हम यहां से यहां आते हैं तो स्टेट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और स्टेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें कैसे मालूम चलता है? प्रॉपर्टीज में हुए चेंज के कारण। क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टीज B1 और यहां पर क्या हो गया? B2 एंड तो प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या है भाई? चेंज ऑफ, इसे क्या है? यदि किसी कम से कम एक प्रॉपर्टी में भी बदलाव हो जाता है, सिस्टम की कम से कम कितना, एक प्रॉपर्टी में भी यदि बदलाव होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? चेंज ऑफ स्टेट। एक प्रॉपर्टी में कब बदलाव हो सकता है? पॉसिबल है। कभी कभी एक प्रॉपर्टी में भी, राइट? अगर हम देखें, अगर हम यहां पर इसको ऐसे कॉल करें, एक से इसमें क्या चीज में बदलाव नहीं हुआ? प्रेशर तो बदल गया है, चेंज ठीक है ना? अगर आप दो का कोऑर्डिनेट देंगे तो क्या देंगे भाई? सही है, P2 B1 फिर से B1 है B2। इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट नहीं हो, और इस पॉइंट के लिए ये कोऑर्डिनेट, यानी इसमें चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज किसमें हुआ भाई? तो हमें कुछ ऐसे प्रोसेस देखने के लिए मिलेंगे जहां वॉल्यूम कांस्टेंट के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा? चेंज। तो अब इसमें कितनी प्रॉपर्टी चेंज हुई? एक, पर फिर भी स्टेट क्या हो गया? चेंज। तो चेंज ऑफ स्टेट को कब कहेंगे? जब एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए सिस्टम के, उसे ही हम क्या कहेंगे? चेंज ऑफ स्टेट। बात समझ में आ रही है? क्या कहेंगे? चेंज ऑफ। क्लियर है? यहां पर एक टर्म और भी आपको समझना है, क्या? पाथ। चेंज ऑफ स्टेट के बाद हमें क्या सीखना है? पाथ सीखना। पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। अब जरा देखिए,
अब मैं इसी पॉइंट को यहां ले रहा हूं और यहां पर देखिए क्लियर है। एक से दो जो स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज होने के कई रास्ते हो सकते हैं, कई पाथ हो सकता है। एक व्यक्ति इस रास्ते से जा सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति इधर से पहुंच सकता है, ये भी तो वन से कहां पहुंचा, तो कोई अगला व्यक्ति इधर से आ सकता है। यानी स्टेट चेंज के लिए हमारे पास कई अल्टरनेटिव मौजूद हैं, कई रास्ते क्या है मौजूद हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं, पाथ है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कितने पाथ हैं आपके पास, यहां पे नहीं, इनफाइनाइट। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ हो सकते, ठीक ना। तो स्टेट चेंज जिस रास्ते से होके जाता है, जिन पॉइंट से गुजरता है, उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट पॉइंट का जिक्र है, उसे हम क्या नाम दे देंगे, पाथ नाम दे। क्योंकि यहां से ये इन पॉइंट से होता हुआ एक से तो क्या, यहां पर ये इन पॉइंट से होता हुआ एक से कहां गया, दो से, और यहां से ये इस पॉइंट पे होता हुआ एक से कहां पहुंच रहा है। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे जो स्टेट चेंज के दौरान मिल रहे थे, तो सभी किसका निर्माण करेंगे, क्लियर है, समझे। सबसे पहले हमने स्टेट सीखा, स्टेट के बाद चेंज ऑफ स्टेट, और देन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्रोसेस। क्या है, और इसको आगे चलकर हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक। अभी सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है। हमें पता है स्टील चेंज के लिए कितने पाथ हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपना रास्ता फिक्स कर लें इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ में से, जब हम एक रास्ते को क्या कर दें, फिक्स कर दें, उस फिक्स रास्ते को ही हम क्या करते हैं, प्रोसेस कहते हैं। इसको भी हिंदी में प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम, बात समझ में आ रही है। चेंज ऑफ स्टेट का जब पाथ क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, यानी हमने डिसाइड कर लिया यहां से यहां आने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर हम डिसाइड कर लें मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, तो ये जो पाथ था ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रोसेस है। जब तक रास्ता फिक्स नहीं है तब तक वो क्या है, पाथ। स्टेट चेंज का रास्ता अगर फिक्स नहीं है तब तक वो क्या है, एक पाथ है। लेकिन जैसे ही हम उस पाथ को फिक्स कर दें कि हम तो एक रास्ते से होके ही जाएंगे, तो इस फिक्स रास्ते को ही हम क्या कह देते हैं, प्रोसेस। क्लियर है। और इसी प्रोसेस को हम आगे चलते क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे भाई, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, इट इज a change of state of a system, ठीक है ना। change of state of a system is called process। क्या है, बात समझ में आ रही है, change of state of a system is called, किस सिस्टम का जो चेंज ऑफ स्टेट है, एक से दो जो चेंज ऑफ स्टेट है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसेस। इसके आगे टर्म लगा लें फिक्स, ठीक ना। और कह सकते हैं कि ऐसा थर्मोडायनेमिक पाथ जिसके माध्यम से क्या हो, स्टेट चेंज हुआ हो, उस फिक्स पाथ को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस। क्लियर है। तो दोनों ही तरीके से, सिंपल अगर कहना हो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। क्लियर है। तो ये चार टर्म एक साथ हम लोगों को पढ़ना होता है। सबसे पहले क्या आता है, स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था, फिर आता है चेंज ऑफ अवस्था, परिवर्तन। क्लियर है। चेंज ऑफ स्टेट क्या है, अवस्था। फिर आता है पाथ, ठीक ना। पाथ का मतलब है अवस्था परिवर्तन के लिए जो अलग अलग रास्ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पाथ।
और जब हम अवस्था परिवर्तन के लिए अपना पाथ क्या कर दे, फिक्स कर दे, तो उस फिक्स पाथ को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। चारों चीजें क्लियर है। अब यहां से वापस हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है? और फिर प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद वापस आएंगे कहां पे, प्रोसेस पे, ठीक है? चलिए वापस चलते हैं प्रॉपर्टीज के पास। हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज। हम लोग ने देखा प्रॉपर्टीज क्या थे, वो कोऑर्डिनेट्स थे जिनकी मदद से हम सिस्टम की स्टेट को बदला पा। प्रॉपर्टीज क्या थे, वो कोऑर्डिनेट्स थे, वो गुण थे जिनकी मदद से, वो कैरेक्टरिस्टिक थे जिनकी मदद से हम किसी सिस्टम के स्टेट को रिप्रेजेंट। इन प्रॉपर्टीज के अंदर आपने देखा क्या क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। किसी सिस्टम की बेसिक प्रॉपर्टीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर से, वॉल्यूम से और टेम्परेचर। क्लियर है? ये हम लोग 10वीं क्लास में लोगों ने पढ़ा पीवी एंड टी, पीवी और टी लोगों ने कहा पढ़ा, आइडियल गैस का क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों ने, आदर्श गैस। आइडियल गैस के क्वेश्चन में किसके बीच रिलेशन था, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पीवी इज इक्वल टू एमआर। ये क्वेश्चन में क्या पढ़ा, ये बेसिक प्रॉपर्टीज, यानी ये बेसिक कोऑर्डिनेट है जिनकी मदद से हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की किसको दिखाते हैं, अवस्था, स्थिति को दर्शा। क्लियर है? ये जो प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक्स में, ये दो तरह की होती। एक को हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरे को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कितने तरह की है भाई, दो तरह, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव। बात समझ में आ रही? अगर आप एग्जांपल देखें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, तो आ जाता है अपना प्रेशर, टेम्परेचर, रोज इसको दर्शाते हैं डेंसिटी, ठीक ना, रोज इसको दर्शाते हैं रेंज। और अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ आ जाता है मास, वॉल्यूम, ठीक ना, इसके अलावा एनर्जी, ठीक है, इसके अलावा एंथैल्पी, बात समझ में आ रही है, और एंट्रोपी। क्या है? अभी इनके विषय में हम जानेंगे। अभी ये आपके लिए क्या है, नया। एंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और एंट्रोपी को S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे कुछ चैप्टर्स में। अभी फिलहाल यहाँ पर बस जानेंगे एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, हर वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मास और साइज के कारण कोई अंतर नहीं आता। All the properties which are independent of mass and size, दो लोगों से इंडिपेंडेंट हो, किसे किसे, मास से और साइज। All the properties which are independent of mass and,
क्या देखेंगे हम लोग? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। हर वो प्रॉपर्टी जो किससे इंडिपेंडेंट हो? मास और साइज। जिसकी वैल्यू के ऊपर यदि मास में बदलाव हो जाए या साइज में बदलाव हो जाए, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई बदलाव, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं इंटेंसिव। और जो प्रॉपर्टी मास और साइज में होने वाले बदलाव के साथ खुद भी क्या हो जाए? बदल जाए, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? ये है हर वो प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर निर्भर करे? मास और साइज के ऊपर निर्भर करे। यदि किसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू मास और साइज के ऊपर निर्भर करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? और अगर मास और साइज के ऊपर निर्भर नहीं करती है तब उसे क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक सिलेंडर के अंदर मान लीजिए कितना है? 2 बार का प्रेशर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस सिलेंडर के बीच में यहां पर एक दीवार डाला, तो गैस हिस्सा इस हिस्से में चला गया और कुछ गैस इस हिस्से में। तो इस हिस्से में तो गैस और कुछ का प्रेशर कितना होगा? कितना होगा? 2 बार ही होगा। और इस हिस्से में जो होगी वो भी कितना होगा? यानी मास तो अलग अलग हो गया ना, इसमें जो गैस है उसका मास क्या है? अलग, और इस हिस्से में जो गैस है उसका मास क्या है? अलग। तो मास अलग होने के बाद भी प्रेशर में कोई बदलाव, इसका मतलब प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी हुई? बात होना टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है। सपोज करें अगर टेम्परेचर को आपको समझना है, सपोज ये मेटल का बना हो और इसको हमने ओवन में रखकर हीट कर दिया, और अब इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री। क्लियर है? अब हमने क्या किया, इसको 2 हिस्से में तोड़। इसका टेम्परेचर कितना होगा? इसका कितना होगा? मास दोनों का क्या हो गया? अलग अलग। साइज दोनों का क्या है? लेकिन क्या चीज नहीं बदली? यानी जो टेम्परेचर प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज है, इसलिए टेम्परेचर इस तरह की प्रॉपर्टी हुई इंटेंसिव। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए आज क्लास क्लियर करने देंगे और कल हम लोग इसको आगे